नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आए हैं। ये सेगमेंट्स है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आम के प्रसंस्करण से बेहतर कमाई की जा सकती है। इसके अलावा जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, मिलवाएंगे आपको एक सफल महिला किसान कृष्णा यादव से और अंत में बात होगी डेयरी उद्यमिता विकास योजना की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अगर आप बेहतर आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती किसानी के साथ साथ फसलों का मूल्य संवर्धन भी करना होगा। इससे न सिर्फ आपको अच्छे भाव मिलेंगे बल्कि आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है गुजरात के नवसारी जिले के संजय भाई मगनलाल नायक ने। आइए देखते हैं कि किस तरह उन्होंने आम के प्रसंस्करण से अच्छी कमाई हासिल की। संजय भाई मगनलाल नायक आम के पुश्तैनी किसान हैं। उनके यहाँ पिछले 200 साल से आम उगाया जा रहा है। वो खुद भी 50 साल से आम की खेती में लगे हैं। उनके बागों में 37 किस्म के आम हैं। कुछ किस्में तो साल में 2 फसल और 3 बार फसल देने वाली हैं। मगनलाल आम उगाते ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण के जरिए उनका मूल्यवर्धन भी करते हैं। ज्यादा प्रसंस्करण आम रस का है। प्रसंस्करण के क्षेत्र में वो क्यों उतरे उसके पीछे भी एक कहानी है। बात 90 के दहाई की है। एक बार मगनलाल आम बेचने गए तो 95 के भाव बिका, लेकिन व्यापारी ने उनके सामने ही उस आम को 200 रुपए के भाव में बेच दिया। मगन भाई परेशान हो गए कि इतनी मेहनत के बाद मुझे कम मुनाफा हुआ और व्यापारी को ज्यादा। फिर इन्होंने आम का रस तैयार करने का मंसूबा बनाया। गांव के पास ही संजय भाई का प्रसंस्करण इकाई है। यहाँ दूसरे किसानों के आम भी प्रसंस्कृत होते हैं और उन्होंने पड़ोसी गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं, खास तौर से महिलाओं को। उनकी यूनिट में कई महिलाएं काम करती हैं। इस इकाई की वजह से इलाके में आम की खेती को बढ़ावा मिला और किसानों की मार्केटिंग समस्या भी दूर हो गई। गांव के पास ही इन्होंने छोटा सा आउटलेट शुरू किया है। रास्ते से गुजरने वाले लोग यहाँ आम के जूस और दूसरे उत्पादों का मजा लेते हैं। आम का रस बनाने के लिए पके हुए आमों को धोकर उनका गूदा निकाल लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे। फिर मशीन में ले जाकर गूदे का रस निकालेंगे और साफ सुथरी टंकी से इसे जमा कर लेंगे। यहाँ निश्चित तापमान पर इसे गर्म करना होगा। फिर इसे डिब्बे में भरकर पैकिंग कर देंगे। इन डिब्बों को 100 डिग्री तापमान वाले पानी में 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर उसे ठंडे पानी में रखेंगे। अब ये आम रस पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। आम का छिलका और गुठली भी बेकार की चीज नहीं है। छिलके से फाइबर और कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। गुठली का इस्तेमाल कॉस्मेटिक में होता है। संजय भाई मगनलाल नाम के ही नहीं काम के भी नायक हैं। आप भी अगर आम उगाते हैं तो थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार धरती हमारी माता है और हम उसके संतान हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह धरती माँ भी अपनी उपज से हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी को बीमार कर दिया है और फसलों को जहरीला बना दिया है। इस समस्या के समाधान के तौर पर सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो
तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल महिला किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को
सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जीवन में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अगर सूझबूझ से काम लिया जाए और मुश्किल चुनौतियों का डटकर सामना किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी कृष्णा यादव की, जिन्होंने अपने हुनर के दम पर चुनौतियों का सामना किया और आज वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। कुछ खास काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। कृष्णा यादव को खेतों में उगाई गई सब्जी को संरक्षित करने के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, जिससे कि बची हुई सब्जी खराब हो जाती थी। ऐसे में उन्हें सब्जी बेचकर पेट चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच उनकी एक दोस्त के माध्यम से उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में पता चला। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से अचार बनाने की ट्रेनिंग शुरू की और सब्जियों के साथ साथ इन्होंने अचार बेचना भी शुरू कर दिया। पहले तो लोगों के द्वारा उनके अचार की कोई खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से जब उनका कारोबार चल निकला तो वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्णा यादव पहले आम, नींबू और आंवले का ही अचार बनाना जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग से उन्होंने हर तरह की सब्जी का अचार बनाना सीख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जी अगर सही दाम पर नहीं बिकती तो वे उसे सुखाकर उसका अचार बनाने लगी। इस तरह जब उन्होंने देखा कि सब्जी से कई गुना ज्यादा मुनाफा अचार बनाने में है तो उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर दिया और सिर्फ अचार बनाने का काम करने लगी। धंधा थोड़ा आगे बढ़ा तो कृष्णा यादव ने पड़ोस की महिलाओं को साथ लेकर ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू किया और फिर इस तरह इनका काम एक फैक्ट्री के रूप में बदल गया। वे अभी 192 किस्म के अचार बनाती हैं और भविष्य में 250 किस्मों का अचार बनाने की उम्मीद रखती हैं।
कृष्णा यादव ने अचार बनाने के लिए अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाया, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनी मां के द्वारा अचार बनाते हुए देखा था। अपने खेतों से उपजी फसलों जैसे कि गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला के अचार उन्होंने बेहद सादगी से बनाए, जिसमें कोई नुकसानदायक तत्व नहीं मिलाया। तेल की उतनी मात्रा डाली जितना कि लोग अपने घर में अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने उनके अचार को खाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार खाना छोड़ दिए। उनकी इसी सादगी ने उनके हौसलों को उड़ान दी। सफलता मिलती गई तो उनके काम का विस्तार होने लगा। उन्होंने और अधिक खेत किराए पर लिए और अपनी ही जैसी महिलाओं को जोड़ने लगी। अपने ही खेतों की ताजा फसल से उन्होंने अचार की नई नई किस्में विकसित की। बाद में आसपास के बाजारों में बेचने का काम शुरू किया, जो बाद में बेहद सफल साबित हुआ। आज वे 4 कंपनियों की मालकिन हैं और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। कृष्णा ने बताया कि आज उनकी कंपनी में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। वे सबको मेहनत और ईमानदारी से काम सिखाती हैं और उन्हें अपना काम शुरू करने की राह भी बताती हैं। कृष्णा यादव की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने भी इनके काम की सराहना की है। साथ ही इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 13 मई 2012 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 25 मोस्ट आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडिया में से एक होने का इन्हें गौरव हासिल हुआ। इसके अलावा कृष्णा यादव को देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम
भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। तो आइए जानते हैं पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बनी डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में। डेयरी उद्यमिता विकास योजना भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रगतिशील दर को बढ़ाने और नए उद्यमियों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2010 में हुई थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए नए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक पैमाने पर दूध को संभालने के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक तकनीक में सुधार करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए ताकि प्रारंभिक स्तर पर दूध को प्रोसेस किया जा सके और स्वरोजगार उत्पन्न करना, और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। ये योजना डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे डेयरी फार्म और अन्य सहायक की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार करती है। इस योजना के मुताबिक डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत दुग्ध उत्पाद बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीदे जाते हैं। अगर पशुपालन में उपयोग की जाने वाली किसी मशीन को खरीदने में 13.20 लाख रुपए की लागत आती है तो इस पर 25% की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी शुरू की जा सकती है। इसकी लागत पर भी सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। किसान, उद्यमी, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सरकारी समितियां आदि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश के किसान और पशुपालक अब टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और इनका जोर शोर से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी इनके लिए कई तरह के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। पशुपालकों की अगर बात करें तो इनके लिए ई गोपाला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या है इस ऐप की विशेषता, आइए देखते हैं। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां आपको दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और कृषि दर्शन कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।